पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले सीन में आज ये दिखाया गया है कि दीप्ति काफ़ी रो रही है, ये बात बताने के बाद कि हम माँ पापा नहीं बन सकते हैं। तो इस पर अश्विन दीप्ति से कहता है कि दीप्ति, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम मम्मी पापा नहीं बन सकते हैं। हमें हमें भगवान संतान सुख नहीं दे रहा है। ये मेरे लिए कम दुख की बात है दीप्ति। मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि तुम इतनी बड़ी बात को अपने तक रखी, मुझे शामिल नहीं किया, अकेले ही ये गम झेलती रही। दीप्ति, माँ बने बिना ना तो तुम अधूरी हो और ना पिता बिना बने बिना मैं अधूरा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से पूरा होते हैं और एक बच्चे के कारण हमारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और ये ना ईश्वर बहुत बड़ा है। मम्मी कहती है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमें जो कोशिश करना होगा इसके लिए हम करेंगे, लेकिन कभी भी एक बच्चे को हम अपने बीच का कारण नहीं बनाएंगे। तुम खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अश्विन की इन बातों से दीप्ति को काफ़ी सहारा मिलता है और वो कहती है कि अश्विन, तुम दिल के बहुत बड़े हो। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इतनी बड़ी बात तुम्हें बताऊं। तुम अपने करियर के उस पॉइंट पे थे जहां तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना था, इसलिए भी मैं नहीं बताई। तो अश्विन कहता है कि ये गलती अब आगे से मत करना। उसके बाद अब आगे के सीन में चलिए हम लोग ताना वाना चलते हैं। ताना वाना में बड़े ज़ोर शोर से माल बन भी रहा है और पैक भी हो रहा है। जुगल और पकिया, पुष्पा यहाँ पे सभी काम कर रहे हैं और सभी काफ़ी खुश हैं कि उन्हें लगातार ऑर्डर भी मिल रहा है और ऑर्डर पूरा भी हो रहा है। अब रानगी गांव की जो बहनें हैं, कामगार बहनें हैं, वो भी पटोले के काम में गांव में रह के ही उनका साथ दे रही है। और सबके साथ से जिस प्रकार से इनका मुहिम आगे बढ़ रहा है जुगल और पुष्पा का, इसके लिए वो काफ़ी खुश हैं। पुष्पा कहती है कि इस नवरात्र के पहले मैंने सोचा था कि मैं कलावती बहन का 5 पटोले का ऑर्डर पूरा कर दूंगी और वो मैंने कर लिया। अब नवरात्र शुरू होने से पहले ही मैं चाहती हूँ कि उनका पटोला चला जाए। पता नहीं ये वीरेन अब क्या खेल खेलेगा, कहीं कुछ और हो गया तो दिक्कत में पड़ जाऊंगी। अब आगे दिखाया गया है कि पुष्पा जो है वो भगवान के आगे दिया जला रही है। तभी उसकी वो जो माचिस की तिल्ली फेंकती है जलाने के बाद, उससे उसके साड़ी के पल्लू में आग लग जाता है। वहाँ पे चिराग सो रहा होता है सोफे पे, तो उसकी नज़र पड़ती है आग पे और वो दौड़ के आता है। वो देखता है कि मम्मी भगवान की पूजा में लीन है, वो देख नहीं रही है। वो भाग के अपना चादर लेके आता है और जल्दी जल्दी आग बुझाता है। तब तक अश्विन और दीप्ति भी वहाँ आते हैं और वो लोग जल्दी से आग बुझाते हैं और मम्मी को पकड़ लेते हैं। पुष्पा कहती है कि मुझे कैसे नहीं पता चला कि आग लग गई, मैं तो रोज वही करती हूँ जो आज की हूँ। और वो आशंका व्यक्त करती है कि कहीं ना कहीं कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला है। तो इस पर अश्विन और दीप्ति कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, लेकिन पुष्पा के दिमाग में बैठ गया है कि जिस तरह से आग पकड़ा मेरे साड़ी के पल्लू में, जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। चिराग कहता है तू ये सब मत सोच मम्मी, बस एक छोटा सा हादसा था जो बड़ा हादसे में तब्दील होते होते बदल गया। मैं आके बुझा दिया ना, अब तू रिलैक्स रह और कुछ सोच मत। ऐसा कोई भी अशुभ 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 नहीं होने वाला है। दीप्ति और अश्विन भी पुष्पा को समझाते हैं और कहते हैं कि तू एकदम रिलैक्स्ड रह। अब इधर सामने 5 पटेलों को देखकर पुष्पा काफ़ी खुश है। दीप्ति, अश्विन, पकिया, चिराग, पुष्पा, जुगल सभी देख रहे हैं बने हुए माल को, यानी कि उन पहले 5 पटोले के जो ऑर्डर मिले थे कलावती बहन से, और खुश हो रहे हैं। तभी यहाँ पे फ़ोन आता है मास्टर जी का और मास्टर जी के फ़ोन पे जुगल और पुष्पा बात करते हैं। तो मास्टर जी बताते हैं कि एक बार तो वीरेन के लोग आए थे और चले गए थे बाहर बाहर, लेकिन इस बार वीरेन के लोग आए तो मेरे मुंह पे रुमाल डाल के मुझे बेहोश कर दिया। कुछ रुमाल में लगा हुआ था और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद वो लोग क्या किए कमरे में वो तो मुझे नहीं मालूम। तो इस पे जुगल पूछता है कि क्यों, कमरे में कुछ बिखरा हुआ नहीं है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुमने तो मुझे जहाँ पे माल बोला था गोदाम में, मैं तो वहीं रखा था, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद और होश में आने के बाद जब मैं सब कुछ चेक किया तो सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही था।
इस पर जुगल को शक होता है कि 4-5 लोग आए, मास्टर जी को बेहोश किया और उसके बाद वहाँ से कुछ ले भी नहीं गए और कुछ बिखरा हुआ भी नहीं है, जस का तस है। तो जुगल इस पे कहता है कि मास्टर जी हो ना हो वो जान चुके हैं कि आप माल कहाँ पे रख रहे हैं। तो इस पे मास्टर जी कहते हैं कि अब क्या करूँ आगे बताओ। तो वो कहता है, जुगल कहता है कि अभी आप वहाँ पे अपने यहाँ की सारी एक्टिविटी रोक दीजिए, ना वहाँ पर कोई माल माल जो है वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन वहाँ से ना कोई माल अभी आप बहनों के पास भेजिए और ना ही वहाँ से कोई माल आने दीजिए, वहाँ की एक्टिविटी को एकदम शांत कर दीजिए। तो मास्टर जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही करूँगा। मास्टर जी के साथ हुए इस घटना से दीप्ति भी काफ़ी चिंता में आ गई है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये दिखाया जा रहा है कि दीप्ति जो है ताना बाना का बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बढ़ रहा है। और जुगल इस बात पे दिमाग लगा रहा है कि अगर वीरेन के लोग आए और मास्टर जी को बेहोश किया तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा, और अब वहाँ पर कच्चा माल कैसे जाएगा और पक्का माल वहाँ से उठकर मुंबई तक कैसे आएगा। अब फिर से इन बातों पर जुगल के लिए जरूरी हो गया है कि वो कोई पुख्ता विचार करे, कोई पुख्ता उपाय निकाले। अब आगे चलिए हम लोग बापोद्रा के घर पे चलते हैं, जहाँ रमेश नवरात्र का चंदा पूरे चौल वालों से काट रहा है और वो बताने आया है सुशीला को। चूंकि रमेश को ये काम सुशीला नहीं दिया है, तो बापोद्रा वहाँ पे आता है और रमेश से पूछता है कि अच्छा चंदा काट रहा है, ये तो बता पूरे चौल में सबसे ज़्यादा किसने दिया, तो चंदा किसने दिया। तो रमेश बोलता है कि सबसे ज़्यादा चंदा आमिर भाई ने दिया है। तो यहाँ पे बापोद्रा कहता है कि अरे आमिर भाई का तो ये फेस्टिवल भी नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना दिया, तो फिर मैं आमिर भाई से ज़्यादा दूंगा। और यहाँ पे रमेश को आमिर भाई से ज़्यादा चंदा बापोद्रा देता है, जिसपे कि सुशीला कहती है कि अगर आमिर भाई ने इतना नहीं दिया होता तो तुमने भी इतना उनसे ज़्यादा नहीं दिया होता। तो बापोद्रा कहता है कि तू क्यों मेरी खिंचाई करती है, अरे मैं आमिर भाई से ज़्यादा दे रहा हूँ ना। तो सुशीला कहती है कि यही बहुत बड़ी बात है कि आप चंदा दे रहे हैं, मैं तो शुक्रिया आमिर भाई का करती हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा चंदा दिया, जो कि उनका देख के उनसे ज़्यादा देने की भावना आपके दिल में आई। तो बापोद्रा कहता है अब चुप रह, तू मेरे लिए चाय बना, मेरी खिंचाई मत कर। अब इधर प्रार्थना को दिखाया गया है कि वो रिद्धि को फ़ोन कर कर मिलने के लिए बुला रही है। रिद्धि पूछती है कि किस बात के लिए मिलना चाहती हो। तो प्रार्थना कहती है कि बस मुझे तुझसे चिराग के बारे में कुछ बात पूछनी है, मैं जहाँ पे बोल रही हूँ तू वहाँ पे आ जा। तो रिद्धि कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद प्रार्थना रिद्धि से मिलकर उसके और चिराग के संबंध के बारे में पूछती है। तो रिद्धि कहती है कि वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरा कलीग है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो तुझसे कितना प्यार करता है ना प्रार्थना, वो तू कभी नहीं समझ सकेगी। वक्त है तू अभी अपने चिराग को संभाल ले, वरना चिराग कहीं खो गया ना तो ढूंढती रह जाएगी। और वो प्रार्थना को कहती है कि अपने चिराग को मत छोड़। प्रार्थना इस पर सोचने लगती है और सैड भी हो जाती है। अब आगे के सीन में दीप्ति और अश्विन को दिखाया गया है। अश्विन तुरंत ऑफिस से आया है, तो दीप्ति उससे कहती है कि अश्विन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी बात को तुम इतनी सहजता से सहन कर जाओगे। सही मायने में तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, और तुमने इसके लिए जितनी बड़ी बात को इतने धैर्य के साथ सहन कर लिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और वो अश्विन के हाथ को पकड़ लेती है और अश्विन उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है अश्विन कि मेरे लिए ज़िंदगी में सब कुछ तुम हो, और तुम नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बस यूं ही मेरी ज़िंदगी में बनी रहो, फिर देखना भगवान हमारे साथ भी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। और उसके बाद वो दीप्ति से कहता है कि दीप्ति, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हें पसंद होगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं गिफ्ट लाया हूँ ना वो देखो। उसके बाद वो अश्विन जो है दीप्ति को गिफ्ट देता है। दीप्ति को गिफ्ट काफ़ी पसंद आता है, और जो वो दीप्ति को गिफ्ट देता है तो वहीं पे पुष्पा आती है और वो देखती है कि अश्विन इतनी खुशी से दीप्ति को गिफ्ट दे रहा है। तो पुष्पा को अपने बेटे बहू को इस तरह से प्यार में देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। वो पास आती है वहाँ पे और दोनों बच्चों को आशीर्वाद देती है। पहले तो दीप्ति अपना गिफ्ट दिखाती है कि अश्विन ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो पुष्पा काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो उन दोनों को प्यार से बहुत सारा आशीर्वाद देती है और वो उसको कहती है अश्विन को
कि अश्विन, बस तू इसी तरह से दीप्ति का ख्याल रखा कर। बेटा, तुझ में मेरा संस्कार है। मैं जानती हूँ कि तू दीप्ति से बहुत प्यार करता है और तू पूरी ज़िंदगी दीप्ति का ख्याल रखेगा। और रही बात ना संतान सुख की, तो ये जो ईश्वर है ना बहुत बड़ा है। तू देखना, अगर उसने आज तुम दोनों से ये थोड़ी सी खुशी छीनी है ना, तो वो छप्पड़ फाड़ के देगा। बस ईश्वर पे अपनी आस्था बनाए रखना। तू दीप्ति का ख्याल रख, अपना ख्याल रख और उसकी खुशियों का ख्याल रख। भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। अगर उसने ये दुख दिया है ना इस वक्त, तो तू इसे सब सहन कर जाएगा ना, तो देखना कि इसके बदले में वो तुझे कितनी बड़ी खुशी देगा। तो इस पर अश्विन कहता है कि मम्मी, मुझे मालूम है और मैं तेरा बेटा हूँ। जो तू कहती है ना, मैं उससे पहले सोचता हूँ। बचपन से ही तो तूने सिखाया है ना धैर्य रखना। मैं अभी भी पूरे धैर्य के साथ हूँ और मैं कभी भी नहीं हारने वाला हूँ। मुझे मालूम है कि भगवान हमारे साथ बहुत अच्छा करेगा और एक दिन वो हमें सब कुछ देगा जिसको हम डिज़र्व करते हैं। उसके बाद पुष्पा कुछ बातें कहती है और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। अब इधर बापोद्रा जो है उसको देखिए, वो फ़ोन कर रहा है पुष्पा को। यानी कि अभी जब वहाँ पे पुष्पा थी तो पुष्पा के पास बापोद्रा का फ़ोन आता है। बापोद्रा फ़ोन पर पुष्पा से कहता है कि तेरा शर्ट चोर बेटा कहाँ है। फिर वो संभल जाता है और कहता है कि तेरा छोटा बेटा कहाँ है। तो पुष्पा कहती कि क्या काम है, तो उसे थोड़ा देर के लिए मेरे यहाँ भेज दे। अब पुष्पा चिराग से कहती है कि कहीं तूने पन्नू के साथ तो कुछ नहीं किया, तेरा होने वाला ससुर तुझे बुला रहा है। तो चिराग कहता है कि मुझे क्यों बुला रहा है। उसके बाद चिराग जो है बापोद्रा के घर जाता है और सीढ़ी पर चढ़ते वक्त उसे पन्नू मिलती है यानी प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना उससे बात नहीं करती है, जो कि चिराग को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद चिराग जो है वो बापोद्रा के घर पहुंचता है और चिराग पहले सुशीला से पूछता है कि काकी क्या बात है, काका ने मुझे क्यों बुलाया है। तो सुशीला कहती है मुझे क्या पता। उसके बाद बापोद्रा उसे बहुत मुश्किल से शर्ट चोर नहीं कह के चिराग कहता है और उसके बाद वो 2 शर्ट लाता है और उन दोनों शर्ट को उसे दिखाता है। समझ में नहीं आता है चिराग को कि ये शर्ट मुझे क्यों दिखा रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है कि देखो सेम टू सेम शर्ट है, एक शर्ट मैंने अपने लिए लाया है और एक शर्ट तेरे लिए लाया है, तो इस शर्ट में काफ़ी अच्छा लगेगा। यानी कि एक ऐसी तारीफ चिराग की वो कर रहा है जिसे चिराग समझ जाता है और वो कहता है कि काका आप मुझे शर्ट दे रहे हैं, कहीं इस शर्ट के बदले में आप मुझसे कुछ चाहते तो नहीं हैं। तो बापोद्रा अजीब सा मुंह बना लेता है और चिराग कहता है कि अगर आप कोई भी गिफ्ट, अगर आप शर्ट दे रहे हैं या इसके अलावा भी कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस गिफ्ट के एवज में अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं पन्नू को छोड़ दूं, तो ये नहीं होगा। चिराग के मुंह से ये सुनने के बाद बापोद्रा के गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन ये कहकर चिराग वहां से चुपचाप चला जाता है। अब आगे के सीन में काकू और पुष्पा कुछ काम कर रही हैं। काकू के यहाँ पुष्पा आई हुई है और उनके साथ कुछ काम कर रही है। तो काकू कहती हैं कि पुष्पा, प्रार्थना को तूने तो बहू बनाने का सोच लिया, लेकिन क्या प्रार्थना तेरी बहू दीप्ति की तरह बन पाएगी। दीप्ति में जो मैच्योरिटी है वो प्रार्थना में नहीं है। जो समझदारी और जो धैर्य तेरी बड़ी बहू दीप्ति में है ना, वो मुझे प्रार्थना में तो नहीं दिखता। तू कैसे संभालेगी इन बड़ी बहू और छोटी बहू को। तो पुष्पा कहती है कि एक मुट्ठी में सबको, अपने पूरे परिवार को, बेटे बहू सबको बांध के रखूंगी। तो उस पर काकू कहती हैं कि लेकिन मुट्ठी में से पानी देख, ये पानी कैसे बह जाता है। और वो दिखाती हैं मुट्ठी में पानी लेके कि कैसे मुट्ठी में, तो अगर तेरे हाथ से ये सब निकल गया तो क्या करेगी, जिस तरह पानी निकल जाता है। तो पुष्पा कहती है कि जब वो बह के निकलेंगे ना पानी की तरह, तो मैं नीचे से दूसरी हथेली लगा दूंगी, लेकिन उन्हें बिखरने नहीं दूंगी। अपने पूरे परिवार को एक मुट्ठी में बांध के रखूंगी। पुष्पा का कॉन्फिडेंस देखकर अपने छोटी बहू के लिए भी कि मैं उसे संभाल के रखूंगी, बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती हैं कि तू ठीक कहती है कि जब एक मुट्ठी से पानी बह जाए तो नीचे दूसरा हाथ लगा देना चाहिए। मुझे तेरी समझदारी पे पूरा भरोसा है बेटी कि तू अपने दोनों बहुओं को बहुत अच्छे से संभाल के रखेगी। तो इस पर पुष्पा कहती है कि बस काकू, आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह से मिलता रहे तो मैं सब कुछ कर लूँगी।
आज तक आपके आशीर्वाद का ही तो मेरे ऊपर असर रहा है, जो मैं हर मुश्किल से निकल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है। अब आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि ताना बाना में किस तरीके से वीरेंद्र सेतेलवाड़ का आदमी आग लगा देता है और पुष्पा का काफ़ी सामान उस आग में जलकर बर्बाद हो जाता है। आग लगाने के बाद वीरेंद्र जो है पुष्पा को फ़ोन करता है और इस तरह से ताना बाना में आग लग जाने के बाद फिर क्या होता है, क्या करेगा बापोद्रा और किस तरह का रिएक्शन रहेगा चौल के लोगों का पुष्पा के काम को लेकर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आने वाले एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी अगले दिन के एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।